तो ये कौन एक्सप्लेन करेगा? दूसरा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। और बार्टर सिस्टम में अंतर क्या है? बताओ जो भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये तो बहुत बार हो गया, अब अगर इतना के बाद भी ये नहीं बता पा रहे हो तब इनकम्प्लीट है पढ़ाई, तब दोनों तरफ से गड़बड़ है, मेरे तरफ से भी है तुम्हारे तरफ से भी। कोई तो ट्राई करो, गलत सही तुम लोग में ना देखो। मेरे ख्याल से जानकारी होती है, कॉन्फिडेंस अभी भी लैकिंग होता है, जिसका रिफ्लेक्शन आंसर्स पे दिख जाता है तुम लोगों का। कल के एग्जाम में 54, 55, 60 कौन किया? मिलाए हो अभी तक? अभी तक कल वाला एग्ज़ाम का, क्योंकि कल के एग्ज़ाम का बहुत सारा हमको लगता है तीनों सेट में से सबसे चैलेंजिंग सेट, चैलेंजिंग इन द सेंस कि अच्छा सेट था कल वाला। चलो उस सेट पे भी आएंगे अभी, क्योंकि और भी क्लासेस है उसके बाद में देखेंगे। लेकिन इसके बारे में नैतिक बताओ, क्योंकि तुम शुरू से सभी क्लास में प्रेजेंट हो, ये बहुत दिन से चल रहा है ये सब चीज़। इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में, डबल कोइंसिडेंस अभी हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आया था जो तुम गड़बड़ भी कर दिए थे कल या परसों वाला। कोई बताओ, कोई भी, रिया, अर्पिता, कोई एनीथिंग, लाभ, कुश, संजीव, कोई भी, एनीबडी। आई कैन नॉट प्रोनाउंस एवरी नेम। Italian illustration. In the year 1859, King Victor Emmanuel II, with his chief minister Count Kammar, attacked over Austrian-Hungary princely states. ठीक है, ठीक बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, बोलो सही कहता है। After the हम देखो लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे, हम इंटरेस्टेड है उस ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स में, जो कि किसके बाद क्या करेंगे, जो तुम अपना आंसर मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसमें इंटरेस्टेड है। क्योंकि आंसर लिखना इज नॉट दैट मच टफ इफ यू नो व्हाट शुड बी रिटन फर्स्ट एंड हाउ वाला तो सबको पता है, बहुत को पता है। वो हम लोग यहाँ पे बहुत इंग्लिश का ग्रामर नहीं चेक करने जा रहे हैं एसएसटी में। इन कॉन्सेप्चुअल चीज़ में कैसे, जैसे तुमने किया वो बीच से ठीक है, वो अचानक से अटैक कर दिया, तुमको बताना तो पड़ेगा ना रीडर को या एग्जामिनर को कि अचानक से क्यों उठे पुटेगा अटैक कर दिया। अगर पहला सेंटेंस तुम्हारा ये होता है तो उसको फॉलो अप बताएंगे ना कि इस वजह से अटैक किया। कहानी है और कुछ तो है नहीं, सब कौन ट्राई करेगा इस कहानी को। दूसरा सही बोल रहा है ये, लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन का कमी। सिट डाउन। हम नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि हम बहुत बार बोल चुके हैं इसको। Italy was divided into 7. Italy was in fragmented state in early 19th century. करेक्ट, मिड 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। It was divided into 7 states, out of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by princely house. बस ऐसा ही करें, पहले बताए कि बहुत डिवाइडेड था, जिसमें एकमात्र सार्डिनिया प्रिंस था जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस से रूल करता था। फाइन। The northern part of Italy was ruled by Austrian kings of Habsburg Empire, and the south was ruled by Bourbon kings of Spain, and the central Italy was ruled by Papal state.
ठीक है. So the aristocrats, so the liberal-minded people gave pressure on Kaiser William I, the ruler of Sardinia Piedmont, to lead the unification process of Italy. Okay. And his CM प्रेशर वर्ड को हम लोग बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कोई उस पर दबाव नहीं डाला, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. विद द राइज ऑफ द नेशनलिज्म द मैंटल टू मैंटल कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी. of political dominance. ओके करेक्ट. हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थे, जो एलीट क्लास थे, उनको लगता था कि यूनिफिकेशन विल हेल्प टू फर्दर देयर एम ऑल्सो. ठीक है, विद दिस वन दे सपोर्टेड. ओके करेक्ट. हाँ. So under the leadership of its CM Camilo de Quever, who was a very diplomatic person, who speak French like other aristocrats far better than that of Italian. So he allied with France, and in 1859 he attacked Austrian kings of Habsburg Empire in the south, and won southern Italy. थोड़ा टाइमिंग सब में लेकिन बताना पड़ेगा. 1859. 1859 में नॉर्दर्न इटली और सदर्न इटली. South 1860, and then they moved to southern Italy in 1860 and won the support of local peasants, and along with military troops there were the troops of Garibaldi, known as Red Shirts. They also वॉलंटियर्स था, मिलिट्री तो हो गया प्रोफेशनल. वॉलंटियर्स वो लोग अपने से अपना एक ग्रुप बनाते हैं. आर्म्ड वॉलंटियर्स कॉल्ड रेड शर्ट लेड बाय यूसेफ गैरिबाल्डी, लोकल पीजेंट्स एंड सार्डिनियन आर्मी. They managed to free the southern Italy in 1860. Now the in last king the 1861 Kaiser William I was declared the king of United Italy. अब अभी तुम यहीं पर बताए भी थे. United Italy, and in 1867 they अभी इटली यूनाइट कहाँ हुआ? तुम ही ना कहे अभी अपना पहला लाइन में इंफॉर्मेशन दिए. They have told that the central was under the control of the papal. So in unless that 1867 they attacked over the papal state, but was defeated by them. And तो पूरा गड़बड़े. in only 1870 हाँ when ठीक है. they हाँ. when France moved their army to fight with Germany, Prussia, then only they were able to conquer the central Italy, the papal state. चलो ठीक है, लेकिन ना तुम उसको क्यों हरा रहे हो? सार्डिनिया पिडमॉन्ट को क्यों हरा रहे हो? It was once the French military were been withdrawn. अगर तुम इस पॉइंट को लिखते हो ऐसा कि the central Italy or the papal state of Rome, ऐसा कर सकते हैं, was being controlled by the Pope, supported by the French garrison. But it was only in 1870 when the French to withdraw to fight the war of unification against Prussia, papal state was easily subjugated into the United Italy. So बस छोटा, जितना छोटा में कॉन्सेप्ट वही है. अब तुम अपने वर्ड का जो इस्तेमाल करके उसको कंप्लीट करो. तब लास्ट वाला में then Victor Emmanuel II of Sardinia Piedmont was declared as the emperor of the United Italy. Sit down. Correct. समझ गया कौन कौन पूछा था यूनाइटेड इटली यूनिफिकेशन? ठीक है, तो ऐसा ही मतलब आंसर्स में क्या हुआ कि मिड 18th-19th सेंचुरी में इटली बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था. मेनी रीजन्स थे उसके, जो कि एंड ऑल ऑफ देम वेयर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमस एम्पायर.
Only the Sardinia Piedmont was been ruled by the Italian princely house. So the war of Italian unification was led by the Italian princely house, that is of Sardinia Piedmont, led by Victor Emmanuel II, and very ably and cunningly supported by Count Cavour, okay, who was a great diplomat. With the help of his diplomacy, Count Cavour's diplomacy, and the Sardinian army and the support of the French army, they managed to defeat the northern Italy from the control of Austrian princess or the Austrian kingdom, जो कि हैप्सबर्ग एम्पायर का नॉर्दर्न इटली उसके कंट्रोल में था. सदर्न इटली स्पेन का बर्बन किंग्स लोग हुआ करता था, उसके कंट्रोल में था, ठीक है. और जो सेंट्रल इटली था वो कंट्रोल में था पोप्स के, दैट इज कॉल्ड पैपल स्टेट. तो 1859 में नॉर्दर्न इटली क्लियर हो गया. 1860 में उसके बाद वो लोग मार्च किया सदर्न इटली की तरफ, विच वॉज द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज. अब जब आंसर लिखेंगे तो ये सारा उसका प्रिसाइज इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देगा. तो सार्डिनियन आर्मी प्लस लोकल पीजेंट प्लस द वॉलंटियर्स ऑफ गैरीबाल्डी. रेड शर्ट याद रहा तो उतना वॉलंटियर्स भी नहीं लिखेंगे. गैरीबाल्डीज रेड शर्ट्स अंडर कोटेशन मार्क, ठीक है, वो समझ गया हो कि आंसर लिख रहे हैं और समझा तो है नहीं. सो दे मैनेज टू draw away or send away, drew away the two लिखे तो draw away the forces of Spanish forces from the kingdom of Two Sicilies. Now the last hindrance, the last obstacle in the Italian unification was the Papal State. In 1870 when the French army, छोड़ दो आंसर के फॉर्म में जो लिख रही है, आंसर फॉर्म बता रहे हैं कि भाई फ्रेंच आर्मी कहाँ था क्या था, वो एग्जामिनर को पता है. तो आंसर लिख रहे हैं कि in 1870 when the French army went away from Rome to fight the against Prussia, they managed, they got the opportunity to defeat, subjugate and merge central Italy also into Italy to make the unification, task of unification complete. इतना ही में तीनों हो गया और उसके लास्ट में लिख दिए वो के. अब है कि उसी में एक ठो 1 मार्क का क्वेश्चन है जो लोग बड़ा मुश्किल था नेशनलिस्ट के लिए, तो जो इतने इलिटरेट थे वहाँ पर, वहाँ के पॉपुलेशन, जब उन्होंने इटालिया इज़ द इटालियन वर्ड फॉर इटली, जब यूनाइटेड इटालिया की बात की तो लोगों को लगा, वहाँ के जो अनपढ़ लोगों को क्या लगा, ये लोग तकलीफ में है, यानी सब्जुगेटेड कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया है वाइफ ऑफ विक्टर इमानुएल सेकेंड, ठीक है. और ये विक्टर इमानुएल सेकेंड की वाइफ का क्या नाम था, नातालिया, ठीक है. तो बहुत लोगों ने इस वजह से सपोर्ट किया कि भाई नरेंद्र मोदी की पत्नी को किसी ने पकड़ लिया है, ठीक है. यू आर नॉट नोइंग लाइक दैट फॉर एनीथिंग, लेकिन नेशनलिस्ट की फीलिंग हो चुकी थी. कोई विदेश का आदमी तुमको भारत के लोगों को बंधक बना लिया, वो भी हेड ऑफ द स्टेट का, तो यू जेल टुगेदर, यू केम टुगेदर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द नेशनलिस्ट. तो जिस वजह से भी तुम आए, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तुम जो भी समझे, इटली के यूनिफिकेशन को पैट्रियाटिक फीलिंग से लोडेड होकर के सपोर्ट किए या इमोशनली उस लेडी को छुड़ाने के लिए तुमने सपोर्ट किया. अगर सपोर्ट तो किया तुमने, तो दैट इज़ वाई ये पूरा का टास्क इटालियन यूनिफिकेशन कहलाया. अब है कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांस और बार्टर सिस्टम में क्या अंतर है, ठीक है. तो कोइंसिडेंस वर्ड किसको कहते हैं? कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, दोहरा संयोग बिठाना पड़ता है. एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमिक्स का जहाँ पहले होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम इज एक सिस्टम है, और वांट का मतलब क्या होगा कि आपकी जो इच्छा है, नेसेसिटी और वांट में इकोनॉमिक्स में अंतर होता है वर्ड में, ठीक है. नेसेसरी है ये मेरे लिए, इसका मतलब क्या हुआ, आई नीड दैट. सो नीड और वांट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिम्बॉलिकली दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है. अगर हम लिटरेचर के सेंस में देखें तो दोनों का मीनिंग एक ही हुआ. व्हाट डू यू नीड एक्चुअली, व्हाट यू वांट.
लेकिन ऐसा इकोनॉमिक्स कहता है वैसा जो नीड दैट और वैसा कोई भी डिजायर इवन, ओके, आपकी जो इच्छा है वही आपकी चाहत है. वांट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आई वांट दिस वन, आई डिजायर दिस वन, ऑलमोस्ट लिटरेचर व्यू पॉइंट से वही हो गया. लेकिन आपकी जो इच्छा है वो इकोनॉमिक्स वांट तभी बताएगा जबकि वो पूरा करने की क्षमता, यू हैव द एबिलिटी ऑफ फुलफिल योर डिजायर और नीड, देन सच डिजायर्स एंड नीड इज कॉल्ड वांट, यानी जिसको आप पे करके ले सके. मेरी इच्छा है कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरी इच्छा है हम गेहूं खरीदें, ठीक है. वो जो आदमी है वहाँ पे, सपोज करो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है जो एग्जाम्पल में तुम्हारा दिया हुआ है, वो जूता बनाता है और जूता के बदले उसको गेहूं चाहिए होता है, ठीक है. अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होगा, दो संयोग ढूंढना पड़ेगा उसको. मान लो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो गेहूं उपजाते जरूर हैं लेकिन बेचना नहीं चाहते या बेच नहीं सकते क्योंकि सब्सिस्टेंस क्रॉप है उनके पास, उतना ही उपज हुआ जितना उनके कंजम्पशन के लिए काफ़ी है, सो दे आर नॉट बीइंग एबल टू सेल दैट. तो एक तो ऐसा भी फार्मर है कि जो अब हमको संजोग क्या क्या बैठाना पड़ेगा. एक संजोग कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू लुक फॉर दोज फार्मर्स who are not only producing the wheat but also wanting to sell the wheat. एक तो ये बात हो गया पहला बात. लेकिन दूसरा बात जो दूसरा संजोग हुआ कि इन रिटर्न ही ऑल्सो वांटेड द शूज, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं अभी बीच में कहीं पर भी, ठीक है. तो बदले में उसको जूता ही चाहिए. अगर वो मान लो गेहूं उपजाने वाला फार्मर गेहूं उपजाकर गेहूं बेचना भी चाहता है, एक्सचेंज भी करना चाहता है. अब एक्सचेंज वर्ड आ गया बिकॉज व्हाट इज मनी, मनी एनीथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. उस एक्सचेंज प्रोसेस में जो चीज आ गया, एक्सचेंज वर्ड क्या चीज के लिए एक वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड, दीज आर इकोनॉमिक टर्म्स. एक होता है ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन वर्ड ही हुआ एक्सचेंज वाला. एक्सचेंज यानी द एक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग. अब देख लीजिए ये सब जो आपने टर्म बनाया मनी के बाद से, सेल एंड परचेज. अब ये सेल एंड परचेज में आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेलर अपना सामान परचेजर को देता है, परचेजर बदले में कुछ देता है. दैट कुछ इज कॉल्ड मनी टुडे. अब ये कुछ नहीं था बदले में उसके समय, उस समय इसके पास जो था, इसके पास सेलर के पास व्हीट है सपोज, और परचेजर के पास शूज है. अब संजोग देखो, सेलर को शूज चाहिए, परचेजर को व्हीट चाहिए, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो जरूरी नहीं है, इसके पास ऑलरेडी शूज हो सकता है इसलिए वो नहीं तब देगा, या इसके पास राइस है मगर व्हीट नहीं है तो नहीं देगा. यानी बड़ा मुश्किल काम था. डबल कोइंसिडेंस मींस व्हाट इज द सेलर, बोथ द सेलर एंड परचेजर वांट्स टू गेट द थिंग्स ऑफ ईच अदर और द गुड्स ऑफ ईच अदर, देन ओनली दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वुड बी पॉसिबल, ठीक है. तो ये चीज को डबल कोइन, यही सिचुएशन को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं. व्हाट एवर द सेलर हैज, whatever purchaser wants, दोनों के में संजोग बिठना चाहिए, then it is संभव और possible of this. Now इसमें आपने क्या किया, you have exchanged the goods with these goods. ये जो पूरा act of transaction possible हो सका, that possibility is because of double coincidence of one. लेकिन इस पूरे में एक्सचेंज में आपने क्या कर रहे हैं आप, this is also a good, this is also a good. So this exchange of goods for goods is called barter system. So barter system is the part of double coincidence of wants. जहाँ पे double coincidence of wants था, वहीं पे barter system काम करता था, means exchange of goods for goods. अब कहते हैं ना हम लोग के necessity is the mother of invention. जरूरत महसूस होने लगा, लाइफ स्टाइल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया. अब
इतना इतना एक तो संजोग बिठाना कि मेरे को ठीक है जूता चाहिए या गेहूं चाहिए, लेकिन हमको इतना ढूंढना पड़ेगा। अब वो लाइफ का लीजर टाइम नहीं रहा, क्योंकि चीज़ें बदली, डेवलपमेंट हुआ, टाइम का स्कार्सिटी हो गया लोगों का, जिसका हम लोग बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पढ़े पिछले साल हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में। एक समय रूरल इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते रहता था, तब तक खेलता रहता था जब तक दोनों तरफ का लोग आउट नहीं होने लगा। फिर उसके बाद 3 दिन को लिमिट किया गया, फिर वनडे इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और इंडस्ट्रीज में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से अब कॉन्स्ट्रेंट ऑफ टाइम हो गया। आपके पास उतना लीजर एक्टिविटी नहीं था जब आप एग्रीकल्चर का पार्ट थे। तो वही चीज़ हो गया कि अब हमको बहुत इमीडिएट कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं ना, अब आज के डेट में डिजिटल ट्रांसफ़र होने लगा मनी का, तो क्यों करने लगे? और अब कंफर्टेबिलिटी है कि भाई अब कौन जाता है भाई यहाँ तक कि अब हम ऑर्डर कर ले आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो प्रॉफिट फैक्टर भी हो गया, दूसरा हो गया टाइमिंग का फैक्टर। ठीक है, तो ये जितना भी नया नया इन्वेंशंस हुआ सिस्टम में, ये सारा सिस्टम का नया इन्वेंशन इज बिकॉज यू फेल्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वन। ठीक है, अब बड़ा मुश्किल था, बड़े बड़े डिनोमिनेशंस के नोट्स आ गए। पहले मान लो किसी को 1 लाख रुपया लेकर के जाना होता तो सिक्का के दौर में पूरा पता चलता था कि वो झोला में थैला में ले करके जाता था। ठीक है, आज के डेट में तुम्हारे पास एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें लाखों करोड़ों चीज़ है तुम्हारे पास। तो ये सारा का सारा चीज़ को हम लोग अब मनी कहते हैं। तो ज़रूरत हुआ कि कुछ ऐसा चीज़ का इन्वेंशन कर दो, ज़रूरत कुछ डेवलप करो जिसमें ये संजोग वंजोग नहीं बिठाना पड़े, पहला तो बात। ठीक है, क्योंकि बड़ा मुश्किल था ट्रांजेक्शन को सेटल करना। आज भी कुछ चीज़ों में सो व्हाट इट इज इसमें सर्विस का भी आदान प्रदान हो सकता है। जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हो तो नॉट ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो सर्विस में भी ऐसा होता है। आज भी गांव में देखो कि मेरे खेत में काम कर लेना तुम, मजदूरी, दैट इज अ लेबर सर्विस प्रोवाइड कर देना, बदले में हम तुमको इतना किलो, इतना क्विंटल, इतना मन धान दे देंगे। ठीक है, यू कुड हैव सीन देयर इन द विलेजेस। आज भी वो जो मुड़ी के बदले धान देने का कहीं कहीं पर कि तुम धान दे दो, चावल दे दो, बदले में तुमको मुड़ी दे देंगे। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। आज भी होता है, लेकिन दोनों का रिक्वायरमेंट है, दोनों को एक जैसा का चीज़ का ज़रूरत था, इसलिए हो गया। सब जगह पे ऐसा नहीं होता था। तब फिर मनी आ गया कॉन्सेप्ट में कि बदले में हम आपको एक सोना का सिक्का दे देंगे। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी। ठीक है, तुम जो बात करते हो मनी को, देखो एक ब्रॉडर चीज हो गया मनी। करेंसी इज द पार्ट ऑफ मनी। ऑल द मनीज आर नॉट करेंसी बट ऑल द करेंसीज आर मनी। ठीक है, अब कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज सेटलिंग दम और एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी सेलिंग परचेजिंग, उसको मनी कहते हैं। जैसे कभी भी जीके में या कहीं पर भी क्वेश्चन पूछते हो या पढ़े होगे तो डिड यू आस्क और से दैट व्हाट इज द मनी ऑफ इंडिया, आंसर इज नॉट लाइक दैट वन, दैट रुपीज। INR और इंडियन नेशनल रुपीज इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी अगर एक्ट कर दे तो शुरू के दिनों में यहाँ पर मनी का काम किसने किया? इस दोनों के बीच में बीट और शूज ने। इसने शूज दिया तो इसने बीट दिया। ठीक है, तो दैट इफ द गुड्स आर एक्सचेंज, दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम व्हिच वाज द पार्ट ऑफ दिस। दिक्कत होने लगी तब ये सोना का सिक्का देने लगा, बाद में चांदी का सिक्का देने लगा, उसने लेदर कॉइन भी शुरू किया था। ठीक है, कुछ बदले में कैटल वैटल देता था, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, दिया जाता था कि भाई इतना जमीन है, बदले में इतनी गायें ले लो तुम, या कैटल ऑप्शन। चूंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होता था, दे वी आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एग्रीकल्चर लाइफ। तो
मनी देन इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज फिर क्यों कहते हैं? व्हाई इज मनी कॉल्ड? मनी क्या हो गया? व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग और समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एनी ट्रांजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो देन नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन, व्हाई इज मनी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं? यहीं पर ना भाई, क्योंकि ये एक्सचेंज में मनी ने एक मीडियम का, यानी सारा इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट और अ मीडियम बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ द थिंग। ठीक है, ये नहीं रहता तो ये एक्सचेंज नहीं होता। ये जो भी चीज है, वॉट एवर, इफ इट इज अ पेपर नोट, इफ इट इज अ गोल्ड कॉइन और एल्यूमिनियम कॉइन और वॉट एवर इट इज, इसी को हम लोग मनी कहें, चूंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी चीज अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम कर दे तो उसको मनी कहते हैं। ठीक है, उसका फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इज डिपॉजिट विद बैंक आल्सो कॉल्ड मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी? बैंक डिपॉजिट को भी मनी कहते हैं। कौन बताएगा? कोई बताएगा? मान लो तुम लोग का कंप्लीट है ये सब चीज, तो डिस्कशन कर लो इन सारे क्लासेस को। अब हमको क्या करना है? सारा चीज मैंने पढ़ा दिया। अगर बुकिश बात बोलोगे तो हम उतना बुक में टाइम निकाल करके चले जाएंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट एनीथिंग। तुमने एक इसमें क्वेश्चन भी, अगर तुमने इसका तैयारी किया हुआ है इस चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन लिखा है आपने, व्हाई इज डिमांड डिपॉजिट कॉल्ड मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी? तो वो एक तरह का मैथमेटिक्स हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS वाला, कि डिमांड डिपॉजिट यानी डिपॉजिट विथ बैंक को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया। तो व्हाई इज डिपॉजिट विथ बैंक आल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट? इस सब 1 मार्क का क्वेश्चन है। मान लो आया तो क्या जवाब दोगे? ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सब इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बताइए, कल जो क्वेश्चन पूछा गया तुमसे, वो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में, ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछा गया, इसी नेचर का, सब लाइन से लिया गया है। तो कोई बताओ, एनीबॉडी? बैंक में जो डिपॉजिट है उसको आप डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? सर क्योंकि जब चाहे तो हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, ये हो गया पहला चीज। बस एक ही बात का, एक ही सेंटेंस का एक आंसर है कि डिपॉजिट्स विद बैंक कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हो गया ये आंसर उसका। जब आप डिमांड से डिपॉजिट को विथड्रॉ कर लिए तो डिमांड डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट विद बैंक्स किसके साथ होगा? बाय ओपनिंग, डिपॉजिटर बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन हिज और हर नेम विथ अ पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, इससे रिलेटेड सारा का ये है कि बैंक आपका पैसा अपने पास रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पैसे को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन ऑन डिमांड, whenever you are demanding, your money will be given back to you। क्योंकि रखना, अब हम लोग बैंक के पास पैसा क्यों रखें? बैंक के पास पैसा इसलिए रखें कि आवर मनी इज सेफ। ठीक है, बैंक इज ऑल्सो गिविंग इंटरेस्ट ऑन द मनी गिवन टू बायर्स और डिपॉजिटेड बायर्स। इस दोनों के साथ अगर ये तीसरा चीज नहीं होता तो लोग नहीं रखता। फिर आपने जो तुम्हारे किताब में दिया हुआ एग्जाम्पल में, मान लो तुम कोई काम करते हो कहीं पर भी, तो एट द एंड ऑफ द मंथ और द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपके पास एक्स्ट्रा कैश हो गया। ठीक है, आप सारा पैसा एक ही दिन नहीं खर्च करेंगे, तो क्या करेंगे? आप कहीं तो रख देंगे, घर में जा करके अलमीरा में रख देंगे, घर रख देंगे, जहाँ भी रख देंगे, कहीं तो रख देंगे। यू विल डिपॉजिट दैट मनी और कीप दैट मनी। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया डिपॉजिट वर्ड को, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। कहाँ रख दिया? पैसा कमाए, आपको मिला सैलरी, वेजेस, जो भी है व्हाटएवर, आप ले जा करके अपने घर के छत पर रख दिए उसको। इज इट? जहां भी रखते हैं, द फर्स्ट आइडिया इज द सेफेस्ट प्लेस दैट यू कंसीडर इज दैट। ठीक है,
सो पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया योर मनी इज सेफ. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैरेटिवली मोर सेफर is the money with the banks in comparison to the money if kept at home. ठीक है, तो सेफ्टी वाला पर्पस हो गया, आपको एश्योरेंस दे दिया बैंक. दूसरा है कि आप कहीं पर अलमीरा में ही पैसा रख दिए, 5 महीना के बाद 6 महीना के बाद भी निकालेंगे तो पैसा उतना ही रहेगा जितना रखेंगे अगर आपने खर्च नहीं किया. Another benefit is that, but if you are keeping money with the bank, it is not only safe, but certain extra interest की ज्यादा भी मिलेगा आपको. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसी में बोल दिया मैंने कि जब आप निकालेंगे, ठीक है, दैट इज वेन एवर यू रिक्वायर टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर ये सेफ भी है सर, आप जब मांगेंगे तो दे भी देंगे, ज्यादा देंगे, लेकिन जब मांगेंगे तो देना पड़ेगा. बिकॉज मनी इज वैल्यूएबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एट दैट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यू आर हंग्री टुडे and after 10 days I will give you a very balanced and rich diet that will of no use to you. तो आपको डिमांड पर दे भी दिया जाएगा, ऑन डिमांड. यहाँ पे डिमांड आप मांगे इससे, वहां पे क्या करते थे घर में, व्हेन रिक्वायर्ड आप निकालिए, चूंकि यू आर द ओनर देयर. ठीक है, यहाँ पे ओनर कोई और रख रहा है तो आप मांगेंगे भाई अब मेरे को रिक्वायरमेंट है, मेरे को दे दो. वहां पे मेरे को रिक्वायरमेंट आप दे दो तो अलमीरा से तो बोलेंगे नहीं, तो इसलिए गए हम लोग व्हेनेवर रिक्वायर्ड वी टुक टेक इट आउट. ये तीनों चीज हो गया. इसीलिए जो डिपॉजिट विद बैंक, आपने जो बैंक में पैसा रखा दैट इज योर डिपॉजिटेड, इसको आप ऑन डिमांड निकाले, इसलिए डिपॉजिट विद बैंक इज कॉल्ड. अब चूंकि मेरा क्लास नेक्स्ट में अब खत्म हो गया, वहीं से शुरू करेंगे कि जो क्वेश्चन है पढ़ भी सकते हो तो, कि डिपॉजिट विद बैंक को हम लोग या डिमांड डिपॉजिट को मनी क्यों कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमी में. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. लेकिन सपोजेटली कि भाई कल को तुमको इसी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो बोले तो प्रिफरेबल, वेलकम, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल.